हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास चल रहा था भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या चल रहा था, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और प्रेसिडेंट से संबंधित जो आपका संयुक्त बैठक बुलाने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो किसमें निहित होती है, किस अनुच्छेद में होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 108 में। हमने यहां तक करा दिया था। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है वह किस आर्टिकल में होता है, तो उसको देखते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पे लिख सकता हूं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो देखिए इसके लिए आर्टिकल आता है 72। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 72। अब देखिए यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत बेहतरीन ट्रिक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें अगर हम 89 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 89 प्लस कर देंगे। अगर इसमें हम जो है कि 89 अगर प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो राज्यपाल होते हैं ना उनके लिए आर्टिकल की प्राप्ति हो जाएगी। जो आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में दिया होगा उस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल का वही कार्य जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 9 2 11 और 8 7 15 1 16 161 आ गया आपका। 161 में जो है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में निहित है, वो आपका आर्टिकल 161 में निहित है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जैसे अब मैं बात करूं कि महान्यायवादी का आपका 76 होता है। अगर उसमें आप 89 जोड़ देंगे, ठीक, तो आपको जो है कि महाधिवक्ता प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, महाधिवक्ता प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बताते हुए चलूंगा कि किस में आपको 89 जोड़ने हैं और किस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि 90 जोड़ेंगे तो आपके वो राज्य के आर्टिकल प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा कि कहां हमें 89 जोड़ना है और कहां 90 जोड़ना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति होती है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और देखिए कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है ना, वो न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। क्या होती है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब समझिए कि अगर राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो उस क्षमा प्रार्थी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई आपका सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि सन्य न्यायालय के द्वारा अगर मैं बात करूं कि अगर दिया गया आपका जो है कि करवास है, उसको भी जो है कि राष्ट्रपति माफ कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, कोई भी A to Z कोई भी जो है कि आपका जो है कि आपका अपराधी हो या अपराध किया हो उसको जो है कि राष्ट्रपति आपका जो है कि माफ कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला जो आर्टिकल आता है, जैसे मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर होता है वह किस आर्टिकल में आता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दूसरा कि जो राष्ट्रपति का वीटो पावर है, राष्ट्रपति का वीटो पावर यानी कि शक्ति, वो किस आर्टिकल में निहित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आता है आपका 111। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 111 आर्टिकल आता है। अब इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर आप लोग 89 प्लस कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 89 प्लस कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 202, यानी कि 200 आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नंबर 200 जो है कि आपका राज्यपाल की क्या आ जाएगा, वीटो का अधिकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राज्यपाल का वीटो अधिकार। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं राज्यपाल का वीटो पावर। ठीक, कि क्या होगा
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर की अगर मैं बात करूं, तो संसद के द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, क्या किया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सबसे पहले किसका हस्ताक्षर होना जरूरी है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, वह जो है कि कानून या अधिनियम पारित नहीं हो सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो जो कानून है या अधिनियम है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति जो है कि निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा क्या है, वह अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है और उसका निर्वहन कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। क्या होता है ये, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला होता है आपका अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, तो दूसरा होता है निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो। तीसरा अगर मैं बात करूं कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है आपका पॉकेट वीटो। क्या होता है, पॉकेट वीटो। चौथा की मैं बात करूं कि क्या होता है, तो ये होता है आपका निषेचित वीटो, निषेचित वीटो। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अत्यंतिक वीटो है ये पूछता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक, क्या ब्रिटेन से लिया गया है। निलंबकारी की मैं बात करूं तो ये कहां से लिया गया है, आपका फ्रांस से। कहां से लिया गया है, फ्रांस से। पॉकेट वीटो की अगर मैं बात करूं तो कहां से लिया गया है, यूएसए से। और निलंबकारी वीटो की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका यूएसए से। कोई दिक्कत किसी को। अब समझिए कि आपका जो पॉकेट वीटो है, अगर मैं बात करूं कि 1986 का, तो 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह की अगर मैं बात करूं, किसका, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने क्या किया था कि डाक अधिनियम के संबंध की अगर मैं बात करूं, डाक अधिनियम के संबंध में एक प्रस्ताव संसद के द्वारा इनके पास भेजा गया था कि आप इस पे हस्ताक्षर करके जो है कि इसे पारित कर दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया कि उसको अपने पॉकेट में डाल लिया और उस पे कोई जवाब ही नहीं दिया। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि आप अपने पॉकेट में डाल लीजिए, उस पर हाँ या ना का कोई भी जवाब ही मत दीजिए। तो यही अधिकार जो है आपका किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और पहली बार डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने जो है कि 1986 ईस्वी में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नोट की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी एक चीज आप लोग देखिए, एक नोट की मैं बात करता हूं यहां पे। तो नोट में क्या लिखना है आपको, मैंने बताया कि जो शक्ति है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, तो इस नोट में लिखना है कि जो क्षमा का याची व्यक्ति होता है ना, यानी कि क्षमा का याची व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि वह मौखिक रूप से राष्ट्रपति के सामने क्या हो, उपस्थित हो। क्या हो, राष्ट्रपति के सामने उपस्थित हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा जो दी गई क्षमादान की शक्ति है ना, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। तो यही आप लोगों को यहां पे लिख लेना है कि क्षमा का व्यक्ति, क्षमा याची व्यक्ति मौखिक रूप से, अगर मैं बात करूं मौखिक रूप से राष्ट्रपति के सामने उपस्थित न होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो अब मैं बात करूं कि जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां आती है, जिनमें अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है, फिर राज्य आपातकाल आता है, फिर आपका जो है कि वित्तीय आपातकाल आता है, जिसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो पहले के लिए 352 आर्टिकल दिया गया है और राज्य आपातकाल के लिए 356 आर्टिकल दिया गया है और वित्त आपातकाल के लिए जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके लिए 360 आर्टिकल दिया गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब मैं बात करूं कि जो राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्ति आता है उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि संकटकालीन शक्ति। संकटकालीन शक्ति यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल इसके लिए आर्टिकल की मैं बात करूं तो 352 है। उसके बाद से आता है आपका राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, इसके लिए आर्टिकल आता है 356। ठीक, उसके बाद से आपका जो वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं, वित्तीय आपातकाल, इसके लिए आर्टिकल आता है 360। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 360। अब देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए इसको समझिए आप लोग कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह क्या होता है, जिसके लिए आर्टिकल है आपका 352। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसको लगाने की घोषणा कौन करता है, तो सबसे पहले समझिए कि इसको लगाने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर। किसके सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का घोषणा किया जाता है। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट समझ में आ गई। अब मैं बात करूं कि यह राष्ट्रीय आपातकाल मूल संविधान में 3 प्रकार से लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, मूल संविधान में 3 प्रकार से लगाया जाता था या लगाया जाता है। तो पहला आता है इसमें अगर मैं बात करूं, पहला क्या आता है आपका, वो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला एक तो युद्ध हो जाए, क्या हो जाए, एक तो युद्ध हो जाए। दूसरा अगर मैं बात करूं कि दूसरा क्या हो जाए, तो दूसरा आपका बाह्य आक्रमण हो जाए। क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण। तीसरा क्या था आपका, वो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था तीसरा, आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति, यानी कि देश के अंदर ही जो है कि आपका अशांति फैल जाए। क्या फैल जाए, अशांति फैल जाए, और अशांति फैल जाए और उसको रोका ना जा सके, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ेगा। अब क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। कब रिप्लेस किया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में। कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में। और इसी दौरान क्या किया गया कि जो हमारा आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। क्या, सशस्त्र विद्रोह। अब ये किस पे लगाया जाता है, अब कहीं भी आपको जो है कि सशस्त्र विद्रोह होता है, यानी कि शस्त्रों के द्वारा अगर विद्रोह होता है, जैसे बहुत लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करते करते क्या करते हैं कि मीटिंग में हथियार का उपयोग करते हैं, जैसे आपका तलवार हो गया, बंदूक हो गया, किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं, उसी को सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। कि सशस्त्र विद्रोह जो है कि हो गया, तो उसको दबाने के लिए आपका राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया जाता है, लगाया जाता है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को
नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि जो मंत्रिमंडल शब्द आता है आपका, क्या आता है मंत्रिमंडल शब्द, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, मंत्रिमंडल एक शब्द आता है, पूरे संविधान में इसका केवल एक बार ही जिक्र है। क्या है? एक बार ही जिक्र है इस मंत्रिमंडल शब्द का। और कहां पे जिक्र है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो है सिर्फ यहीं पे। कहां पे है? यहीं पे। और जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग पूरे संविधान में किया गया, बाकी कहीं भी पूरे संविधान में आपको नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल शब्द। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है इसको कैसे लगाया जाता है, तो इसको लगाने की जो है कि कार्यवाही है उसको समझिए कि इसकी लगाने की कार्यवाही है वो कैसे है। इसे लगाने का प्रस्ताव, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। लगाने के लिए क्या किया जाता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है और एक माह के भीतर, क्या एक माह के भीतर संसद के दोनों सदस्यों की 2/3 बहुमत से, कितने 2/3 बहुमत से अधिनियम पारित करके जो है कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है कि आपको भारत के इतने हिस्से या पूरे भारतवर्ष में क्या लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वह पूरे भारत में लागू हो जाता है या भारत के किसी एक हिस्से में लागू हो जाता है। अब देखिए कि इसकी जो प्रारंभिक टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है? तो 6 माह के लिए होता है। कितने माह के लिए होता है? 6 माह के लिए होता है। लेकिन अगर स्थिति हालात सही नहीं रहे तो इसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 1-1 साल करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से अनिश्चित काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब भी, अगर मैं बात करूं कि जब भी इसकी समाप्ति होगी, क्या होगी? जब भी इसकी समाप्ति होगी तो समाप्ति होने के 6 माह के भीतर ही क्या करना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है। अब मैं बात करूं कि इसे हटाने का प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है, तो पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति के पास सीधे जो है कि लेटर भेज दिया जाता था। क्या किया जाता था? लेटर भेज दिया जाता था मंत्रिमंडल के द्वारा कि आप राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दीजिए। तो राष्ट्रपति जो है कि उस पर विचार विमर्श करके उसको हटा देता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ, तो यह पारित किया गया कि आपका जो कोरम होता है, जो कोरम में आपके 1/10 सदस्य होते हैं, उनके सलाह पे ही जो है कि साधारण बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है कि इसे हटाया जा सकता है और लोकसभा या आपके राष्ट्रपति के पास लेटर भेजकर जो है कि इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इसको हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो हमारा राज्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं बात करूं, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि राज्य के ऊपर, राज्य पर इसका प्रभाव, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। पहला आता है इसमें, अगर मैं बात करूं तो पहला क्या होता है कि जो राज्य के वित्त होती है वो किसके अंतर्गत निहित हो जाती है? वो केंद्र सरकार में चली जाती है। यानी कि राज्य की वित्त शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जो राज्य सूची होता है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? केंद्र सरकार को हो जाता है। यानी कि राज्य सूची पर जो है कि कानून बनाने का अधिकार, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? केंद्र को हो जाता है, केंद्र को चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसी के अंतर्गत कि राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत केवल अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, जो मौलिक अधिकार आते हैं आपके 20 और 21 को छोड़कर, क्या
20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, रद्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो इनको और इनको छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक पॉइंट और आता है कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो अब तक कितनी बार लगा है, तो अब तक जो है कि वो 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, यानी कि 3 बार ये लग चुका है पूरे भारतवर्ष में। पहला बार कब लगा था कि 1962 से लेकर 1968 तक। कब लगा था, 1962 से लेकर 1968 तक, यानी कि भारत चीन युद्ध। और बीच में 1965 में सूखा भी पड़ा था, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो भारत चीन युद्ध, उसके बाद से दूसरा क्या हुआ था, दूसरा आपका कब लगा था, तो दूसरा आपका लगा था आपका 1900, आप लोग हमें बताएंगे कि कब लगा था, 1971 में लगा था। ठीक, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत और क्या लगा था, भारत पाक युद्ध। ठीक, तीसरा की अगर मैं बात करूं तो 1977 में लगा था। कब लगा था, आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति, आप लोग जानते हैं कि उस टाइम आपका जो है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस दौरान जो है कि आपका जो है कि लगा था, क्योंकि उस टाइम एक कार्यक्रम चला था नसबंदी वाला, आप लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आंतरिक अशांति फैल गई थी, जिसको काला कानून कहा गया था। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उस दौरान जो है कि आंतरिक अशांति के टाइम में आपका आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। इसी को हटा के क्या कर दिया गया, आपका रिप्लेस कर दिया गया, इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 बार लगे हुए हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल। अब मैं बात करूंगा कि जो राज्य आपातकाल आता है उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य आपातकाल क्या है उसको समझते हैं। अब मैं बात करूं कि जो राज्य आपातकाल आता है मेरे प्यारे दोस्तों, या राष्ट्रपति शासन, उसको देखिए लगाने का आधार कैसे होता है, वो कैसे लगता है उसको समझिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूं आपके लिए राज्य आपातकाल। या राष्ट्रपति शासन। इसके लिए आर्टिकल क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए आर्टिकल आता है 356। इसको लगाने का आधार क्या है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आधार, इसको लगाने का आधार की अगर मैं बात करूं तो 2 आधारों पे ये लगता है। कितने पे, 2 आधारों पे। पहला क्या है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पे। क्या, राज्यपाल की रिपोर्ट पे, और ये रिपोर्ट 356 के अंतर्गत ही भेजी जाती है। दूसरी की अगर मैं बात करूं कि दूसरी क्या है आपकी, तो दूसरी आती है आपका अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। जब राज्य जो है कि केंद्र सरकार का निर्देश मानना बंद कर दे, क्या कर दे, जब राज्य केंद्र सरकार का निर्देश मानना बंद कर दे, उस स्थिति में जो है कि आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक, या दूसरा ये होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है कि राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, उस राज्य में लगाया जा सकता है जिस राज्य में जो है कि संवैधानिक जो है कि प्रावधान सही यानी कि सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, यानी कि संवैधानिक स्थिति उनकी जो है कि बहुत ज्यादा खराब है, उस स्थिति में ये इसको लागू किया जा सकता है। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला है आपका राज्यपाल की रिपोर्ट 356, तो क्या होता है ना कि राज्यपाल क्या करता है कि एक रिपोर्ट तैयार करता है कि राज्य में जो है कि स्थिति जो है संवैधानिक स्थिति सुचारू रूप से नहीं चल रही है, यहाँ की स्थिति जो है कि सही नहीं चल रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाता है कि वह रिपोर्ट बनाता है और राष्ट्रपति को भेज देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है कि उस पर हस्ताक्षर करके उसको लागू कर देता है उस राज्य में जहां से राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी है। अब मैं बात करूं कि जो अनुच्छेद आपका 365 के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद की सलाह पे लगाया जाता है, उसका भी यही कंडीशन है कि कैसे लगता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि संवैधानिक स्थिति अगर सही नहीं है तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत
यानी कि केंद्र के जब निर्देश मानना बंद कर देती है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है। अपना एक्शन लेने के साथ साथ क्या करती है कि कहती है कि लगाओ इस राज्य में, क्या लगाओ, राष्ट्रपति शासन जो है कि लगा दो, और या मंत्रिपरिषद के सलाह पे जो है कि लगा दो। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि स्कूल कितने माह के लिए लगाया जाता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है उसको समझिए। जब संसद के दोनों सदनों की अगर मैं बात करूं कि सदस्य के द्वारा 2 माह के भीतर इसको लगाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, और राष्ट्रपति क्या करता है कि इस पर हस्ताक्षर करके क्या करता है, पूरे भारतवर्ष में इसको पूरे भारतवर्ष में कह रहा हूं कि उस राज्य में लागू कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो अवधि होती है स्टार्टिंग में 6 माह की होती है, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि की अगर मैं बात करूं तो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। कितने से ज्यादा? 3 साल से ज्यादा, यानी कि 1 साल भी ज्यादा नहीं हो सकती है। अब मैं बात करूं कि पहली बार जो है कि आपका राज्य आपातकाल किस राज्य में लागू किया गया, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। पंजाब में लागू किया गया। कब किया गया? 1951 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 1951 में पंजाब में लागू किया गया। सर्वाधिक बार की अगर मैं बात करूं कि कहां लागू किया गया, सर्वाधिक बार कहां पे है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे, और अभी तक नहीं लगा है, यानी कि अभी तक नहीं लगा है। कहां नहीं लगा है? तो आप लोग जानते हैं तेलंगाना में अभी तक नहीं लगाया है। तेलंगाना कब बना था आपको ये भी याद होना चाहिए, 2 जून आपका 2014 को ये बना था। ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं बात करूं कि जो राज्य सरकार पर प्रभाव पड़ता है इसका, वो कैसे पड़ता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, तो जो राज्य पे प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझिए कि राज्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो देखिए, क्या पड़ता है। जो राज्य की विधायिका होती है ना, क्या होता है, विधायिका होती है, यानी कि विधायिका की शक्ति होती है ना, विधायिका की शक्ति वो कहाँ निहित चली जाती है, आपका संसद में निहित हो जाती है। किस में निहित हो जाती है? संसद में निहित हो जाती है। और मैं बात करूं कि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति आपका किस में निहित हो जाती है? राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग किसके माध्यम से करता है? राज्यपाल के माध्यम से करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो आपका उच्च न्यायालय होता है, आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की अगर शक्ति की मैं बात करूं, हाई कोर्ट की शक्ति ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हाई कोर्ट की शक्ति में। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो राज्य विधानसभा होता है, राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति जो है कि क्या करता है, राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं निलंबित कर सकता है या विघटित कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो राज्य की बजट होती है उसको पेश कौन करेगा? आपका संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगा। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इसी के संबंध में एक नोट लिखिए आप लोग। क्या लिखिए? एक नोट की अगर मैं बात करूं तो नोट लिखिए। नोट में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझिए आप लोग कि एक मुंबई मामला आता है। क्या आता है? मुंबई मामला। ये आया था आपका, कब आया था उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। 1994 में और 1994 में आया। इसी के तहत जो है 1994 में आया, जो इसी से संबंधित है, जो इसी से क्या है? संबंधित है। और हटाने की प्रक्रिया आपका जो आर्टिकल 352 आता है ना आपका राष्ट्रीय आपातकाल, उसी के तरह है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बंबई मामला ने सिफारिश किया था कि उसका कोरम का 1/10 सदस्य क्या होना चाहिए? होना चाहिए, जिसकी वजह से इसको, जिसकी सहायता से जो है कि इसको हटाया जा सकता है।
कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल होता है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आर्टिकल कितना है 360। अब मैं बात करूं कि देश में क्या होता है, जब भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है पूरे भारतवर्ष में। क्या किया जा सकता है, यानी कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है या घोषणा की जा सकती है। 2 माह के भीतर यह पारित हो जाना अनिवार्य है। कितने, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर यह पारित हो जाना अनिवार्य है जो है कि, और इसका प्रस्ताव जो है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जब पारित हो जाता है तो ये पूरे भारत में राष्ट्रपति के सहयोग से जो है कि इसको लगाया जा सकता है। और मैं बात करूं कि देश में अब तक जो है कि एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। क्या है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार भी इसको नहीं लगाया गया है अब तक, क्योंकि आर्थिक संकट अभी भारतवर्ष में आया नहीं है, इसलिए इसको नहीं लगाया गया है। अब मैं बात करूं कि वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति और राज्यपाल की वेतन को छोड़कर, तो आप लोग एक नोट लिख सकते हैं यहां पे। क्या लिख सकते हैं, नोट, कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी के वेतन में क्या होगा, कटौती की जाती है। सभी के वेतन में कटौती की जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी के वेतन में क्या कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो है कि आपका वित्तीय आपातकाल लग जाता है। और हटाने की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के जो है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही इसको हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लगातार देखें और पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बीच में ना छूटे और आप उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है कि अपने माइंड में बैठा लें, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपका पेपर जो है कि अच्छा बीते, अच्छा होए। ठीक, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।